नमस्कार, मैं पूजा जादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। बताया गया है कि अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। आज श्री रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ औषधादिवास, केसरादिवास, व्रतादिवास कराया जाएगा और फिर आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट की गई। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। अब बात उस समय की कर लेते हैं जब इसके लिए संघर्ष चल रहा था, जिस पर ढांचे पर कारसेवकों ने हल्ला बोला था। तब दिल्ली से लखनऊ तक राजनीति उबल रही थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री अपने घर पर टीवी के सामने बैठे थे और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ के अपने सरकारी निवास की छत पर धूप सेक रहे थे। पूरे मामले में बाबरी से ज्यादा धक्का प्रधानमंत्री नरसिंह राव को ही लगा। वे छले गए। पूरे दबाव के बावजूद 6 दिसंबर से पहले उन्होंने राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया था। इसी वजह से उन पर हमले तेज हुए। उन्हें आरोपों से घेरा गया और इसके साथ ही ऐसा कहा गया कि वे पंचिंग बैग बनकर रह गए। बाबरी ध्वंस के बाद 6 दिसंबर की शाम कल्याण सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, उसमें राव गुमसुम थे। युद्ध में अयोध्या और अन्य कुछ किताबों में इस मीटिंग के बारे में अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा कि पूरी मीटिंग के दौरान नरसिंह राव के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सीके जाफर शरीफ ने कहा कि इस घटना के देश, सरकार और कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माखनलाल फोतेदार बैठक में ही रोने लगे थे। फोतेदार ने अपने संस्मरण चिनार लिप्स में बाबरी ध्वंस के बारे में लिखा, मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे सुरक्षा बलों से कहें कि फैजाबाद में तैनात वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से आंसू गैस के गोले चलाकर कारसेवकों को खदेड़ें। राव साहब ने कहा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये राज्य सरकार का काम है। मैंने उनसे फिर कहा कि कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में उसे शीशे में रखकर दिखा सके कि बाबरी को बचाने की हमने पूरी कोशिश की। इस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे और उन्होंने फोन रख दिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री भारी दबाव में थे। 7 से 10 दिसंबर के बीच उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल, विहिप, जमायत इस्लामी और इस्लामिक सेवक संघ पर प्रतिबंध का ऐलान किया और ये घोषणा की कि मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाए। प्रधानमंत्री के ऐलान संकट को और बढ़ाने वाले थे। फिर प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाकर 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की भाजपा सरकार ने बर्खास्त कर दी गई। प्रतिबंधों के कारण हिंदू संगठनों का जनाधार बढ़ा। ध्वंस के बाद जो भाजपा रक्षात्मक थी वो आक्रामक हो गई। देश में वैचारिक ध्रुवीकरण तेज हो गया। अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में नरसिंह राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर में लिखा, मेरे ऊपर ज्यादा सवालों की बौछार इसलिए होती है कि मैंने 6 दिसंबर से पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया। लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत किसी सरकार को तभी हटा सकते हैं जब कानून व्यवस्था भंग हो गई हो, ना कि कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका में। इसका सबसे बड़ा आधार राज्यपाल की रिपोर्ट ही होती है। 3 रोज पहले राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसे पढ़कर कौन राष्ट्रपति शासन लगाता। फिर रेड्डी कोई संघ के आदमी तो नहीं थे, वे पुराने समाजवादी थे, तेलुगु देशम से आते थे। रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें साफ लिखा था, ऐसी सूचना है कि बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे हैं, पर वे शांतिपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि वो ढांचे की सुरक्षा करेंगे। इसके पर्याप्त बंदोबस्त भी किए गए हैं। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार भी कर लिया है। मेरी राय में उपयुक्त समय नहीं है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने, विधानसभा को भंग करने या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा कोई कदम उठाया जाए। तो ऐसा हाल था बाबरी के विध्वंस के समय। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।